पोषण के चरण क्या होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पोषण के चरण क्या होते हैं, पोषण को किन किन रास्तों से होकर जाना पड़ता है, उसे क्या होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि पोषण क्या होता है। ठीक, सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण। ठीक, अंतर्ग्रहण, उसके बाद में होता है उसका पाचन, फिर होता है उसका अवशोषण, उसके बाद में होता है उसका स्वांगीकरण, ठीक, और फिर बाद में होता है उसका बाह्य क्षेपण या फिर उत्सर्जन। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और फिर स्वांगीकरण, उत्सर्जन क्या होता है। ठीक, तो अब हम चलिए समझते हैं कि अवशोषण और अंतर्ग्रहण क्या होता है। ठीक, तो चलिए अब हम जानते हैं अंतर्ग्रहण का मतलब होता है, इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। ठीक, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को अंदर लेना। ठीक, भोजन को मुंह में लेना और विभिन्न एंजाइमों द्वारा, क्योंकि जब भोजन अंदर जाता है तो जैसे अंतर्ग्रहण में भोजन को अंदर लेना, उसके बाद में उसको विभिन्न एंजाइमों द्वारा उसको लचीला बनाना। ठीक है, एंजाइमों की उपस्थिति में, एंजाइमों की उपस्थिति में उसे लचीला बनाना। ठीक, ताकि वह आहार नाल से होते हुए आमाशय तक पहुंच सके। ठीक, तो वो होता है अंतर्ग्रहण। ठीक, तो विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में भोजन को लचीला बनाना ताकि वह आमाशय तक पहुंच सके। ठीक, तो ये होता है अंतर्ग्रहण, भोजन को मुंह में लेना और उसके बाद में उसको विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में उसको लचीला बनाना। ठीक, तो वो होता है अंतर्ग्रहण। बात समझ में आ रही है ना कि विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में उसको लचीला बनाना ताकि वह आमाशय तक पहुंच सके। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं कि अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है। और फिर बात आती है पाचन की। तो पाचन कैसे होता है, उनमें पाचन भी होता है। ठीक, तो पाचन का मतलब होता है कि जो जटिल अणु होते हैं, ठीक, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। ठीक, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, तो ये होता है पाचन यानी डाइजेशन। ठीक, तो ये होता है पाचन यानी डाइजेशन। तो पाचन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। ठीक, तो वो होता है पाचन। आप इतना लिख देंगे कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, तो वो हो जाता है पाचन। ठीक, बात समझ में आ रही है ना कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, तो वो होता है पाचन। इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर बात करते हैं कि अवशोषण की यानी एब्जॉर्प्शन की। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, ठीक, तो अवशोषण का मतलब होता है
कि जो पाचन के पश्चात, ठीक, जो पाचन हुआ उसके पश्चात उसमें जो पोषक तत्व प्राप्त हुए, ठीक, उसको पोषक तत्व में प्राप्त मतलब बदलना, ठीक। तो जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी आपने खाया, अंतर्ग्रहण किया, तो उसमें क्या निकलेगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, यही सब निकलेगा ना। तो उनको उन चीज़ों में बदलना होता है। अवशोषण का मतलब होता है कि जो होता है ना पाचन के पश्चात, ठीक। तो जैसे मान लीजिए भोजन पच गया, तो उसको कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन में बदलना, ये होता है अवशोषण, ठीक। बात समझ में आ गई ना, कि जो पाचन के पश्चात उसे विभिन्न पोषक तत्वों में रूपांतरण करना, ठीक। तो वो हो जाता है अवशोषण, ठीक। तो ये हो गया अवशोषण। अब बात समझ में आ गई ना कि अवशोषण का क्या मतलब होता है। जैसे कोई भी चीज़ है, आपने भोजन किया तो उसमें क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए वसा मिला, तो वसा को ये बदलता है, ठीक, उसको अवशोषित करके यानी एब्जॉर्ब करके उसको वसा में बदल देता है, ठीक, ताकि इसका प्रयोग हमारी सेल्स कर सके, यानी इसका सेल्स कर सके, यानी कोशिका, ताकि ये कोशिका इसे वसा के रूप में इसका उपयोग कर सके, ठीक। तो डायरेक्ट तो हमारी कोशिकाएं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, यानी उसकी एनर्जी को हमारी कोशिकाएं जो है उसको अपनी एनर्जी को उसमें एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक। तो ये होता है अवशोषण, ये अवशोषण का कार्य होता है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना। तो अब फिर हम चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्वांगीकरण की तरफ, ठीक। स्वांगीकरण में यानी एसिमिलेशन में, ठीक, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि उसको उस रूप में प्रयोग करना, ठीक। जैसे यहां पर हमने क्या देखा कि इससे पहले वाले में जो हो रहा था, यानी अवशोषण में, अवशोषण का मतलब हो रहा था उसमें बदलना कार्बोहाइड्रेट में या वसा में, ठीक। तो इसका मतलब होता है, और यहाँ पर स्वांगीकरण का मतलब होता है उसका प्रयोग करना, ठीक, उसको अवशोषण करना, यानी उसका स्वांगीकरण हो जाना, ठीक, उसका एसिमिलेस कर देना, ठीक। तो वो होता है स्वांगीकरण, यानी जो उसका मिला, जैसे मान लीजिए वसा मिला या फैट्स मिला, ठीक, वसा मिला, तो इसको अपने कार्य के लिए इसको प्रयोग करना, यानी अवशोषण के पश्चात प्राप्त पोषक तत्वों को अपनी ऊर्जा के लिए प्रयोग करना, ठीक। तो वो होता है स्वांगीकरण। बात समझ में आ गई ना कि जो स्वांगीकरण होता है तो ये इसके पश्चात होता है, यानी जो उससे मिला पोषक तत्व मिले तो उसका उपयोग करना, यानी उसका प्रयोग करना, यूज करना, ठीक। तो वो हो जाता है स्वांगीकरण। आप इस स्वांगीकरण में यही होता है, ठीक, कि जैसे जो उसके पश्चात मिला, यानी जो अवशोषण के पश्चात मिला, ठीक। तो अवशोषण के पश्चात जो मिला तो उससे जो पोषक तत्व मिले, ठीक। तो स्वांगीकरण में उसी पोषक तत्व को अपनी एनर्जी के लिए, यानी जो हमारी सेल्स होती हैं, तो जैसे मान लीजिए इसको कार्बोहाइड्रेट मिला इसमें, अब इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसमें मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट मिला, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है, वह कोशिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग होता है ना। तो जैसे जो मोटर गाड़ियाँ, यानी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, मोटरसाइकिल के लिए, तो वो लोग क्या करती हैं, ठीक। तो वो लोग इसी की तरह जो हमारी सेल्स होती हैं, तो इसका प्रयोग अपनी
ईंधन के लिए यानी जैविक ईंधन यानी जो कोशिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेंगी। ठीक, तो वो हो गया स्वांगीकरण। ठीक, तो ई हो गया स्वांगीकरण। बात समझ में आ गई ना कि स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है। तो चलिए अभी फिर हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन यानी इजीशन। इजीशन का मतलब होता है जो अनावश्यक पदार्थ है यानी जो स्वांगीकरण के पश्चात जो बच गई चीजें उनका बाहर निकल जाना। ठीक, यानी जो जो एक बार यूज हो चुकी हैं। ठीक, जो इसके एनर्जी के पश्चात जो बच गई है तो उसका बाहर निकल जाना यानी उत्सर्जन हो जाना। तो उत्सर्जन में यही होता है कि अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल देना, तो ई हो जाता है उत्सर्जन। ठीक, बात समझ में आ गई ना कि उत्सर्जन में क्या होता है। ठीक, तो उत्सर्जन में अनावश्यक चीजों को अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना ये हो जाता है इजीशन यानी उत्सर्जन। ठीक, तो अब इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ अलग अलग जो कोशिकाएं होती, जो अलग अलग जीव होती हैं, तो वो अपने अलग अलग तरह से दिखती हैं, वो अलग अलग तरह से अपना पाचन करती हैं। ठीक, क्योंकि उनका आकार अलग अलग आकार भी होता है। तो जैसे आप मान लीजिए ये कोशिकीय जीव अमीबा को, तो ठीक है, तो अमीबा किस तरह अपना भोजन करता है, क्योंकि वह भी मनुष्य की तरह ही भोजन करता है, यानी अपने मनुष्य की तरह ही सारी क्रियाएं उसमें चलती रहती हैं। तो अब हम अमीबा में जानेंगे कि कैसे वो अपना ये 5 प्रक्रियाएं पूरी करता है। ठीक, तो चलिए अब हम जानते हैं कि अमीबा भोजन कैसे करता है। अमीबा में पोषण। ठीक, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण तो ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा तो अमीबा का भैया कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, उसको आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। जैसे ई मान लीजिए एक अमीबा है, अमीबा है, ये इका है, अमीबा है। ठीक, तो ये जो अमीबा है ना, तो अमीबा के अंदर यहाँ पर उसकी कहीं कोशिका होगी यानी उसका सेल होगा। ठीक, उसका यहाँ पर सेल का केंद्रक होगा। तो अमीबा क्या करेगा कि अमीबा को अगर जो पोषण करना है तो यहाँ पर ही मान लीजिए पोषण है। ठीक, इतने बड़े में नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये कैसे करेगा। तो यहाँ पर ये मान लीजिए ये एक अमीबा है। ठीक, तो ये अमीबा क्या करेगा कि इसके यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर ये समझ लिए इसका पोषण है। ठीक, ये पोषण है, तो इस पोषण को ये कैसे करेगा। ठीक, तो ये जो अमीबा है तो ये अपना आकार बदल लेगा। ठीक, ये अपना आकार कुछ इस तरह कर लेगा। मैं बता रहा हूं फिर से, इसको मिटाल कर। ठीक, तो जैसे ये यहां पर मान लीजिए उसका पोषण है। ठीक, तो अमीबा क्या करेगा कि अमीबा जो है तो यहां से ऐसे आएगा, ऐसे अपने आकार को बदल लेगा, ऐसे अपना आकार बना लिया। ठीक, तो अभी पोषण को अपने अंदर ले लेगा। ठीक, इसको अपने अंदर ले लेगा। तो इसके अंदर जो अभी मैंने बताया था कि इसका जो होता है यहाँ पर कोशिका के अंदर, इसको कहते हैं कोशिका रिक्तिका। ठीक, अपना रिक्तिका
तो यहीं से इसकी एक रसधानी होती है, यहीं पर इसकी एक रसधानी होती है, ठीक। तो ये भोजन को यहां पर लेकर जाएगा, ठीक, यहां पर इसका लेकर जाएगा। उसके बाद में इससे से एक इसमें इसको पचाएगा, इस रसधानी में लेकर जाएगा और अपने इस रसधानी में इस भोजन को पचाएगा, ठीक। यानी उसका अवशोषण और स्वांगीकरण सब उसी में करेगा, ठीक। उसके बाद में जब इसका उपयोग हो जाएगा ना, तो ये अमीबा क्या करेगा, अमीबा ये इसको जब उत्सर्जन करना होगा ना, तो जैसे यहाँ पर इसका भोजन कर लिया तो ये कोशिका रिक्तिका के अंदर भैया इसका करता है रसधानी, जिसका कहते हैं, ठीक। यानी जो इसकी एक रसधानी होती है, तो उस रसधानी के अंदर इसका पाचन होता है, ठीक। तो ये पाचन के पश्चात जो बाकी फिर बचेगा, तो ये जो है ना, ये अमीबा है। तो ये अमीबा अपने किसी भी हिस्से से, यानी ये अपने किसी भी हिस्से से उसको निकाल सकता है, ठीक। ये अमीबा है, तो ये जो यहाँ पर जो उत्सर्जन करेगा ना यहाँ पर, तो वो अपने किसी भी हिस्से से निकाल सकता है, ठीक। क्योंकि इसका कोई आकार होता नहीं है और ये एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक। जो अमीबा है तो ये कोशिकीय जीव होता है, तो ये अपने किसी भी अंग से निकाल देगा, यानी अपने शरीर के अपने कोशिका के किसी भी अंग से निकाल देगा। यानी ये अपने है ना, तो ये अपने चारों तरफ यहाँ से भी निकाल सकता है और यहाँ से भी उत्सर्जन कर सकता है। यानी इसका जब कोई आकार नहीं है तभी चाहे जिधर से कर सकता है, ठीक। तो बात समझ में आ गई ना कि यहाँ से जब ये भोजन उठाएगा तो इसका कोई आकार तो है नहीं, तो ये अपने आकार को बदल लेगा, तो इसको यहाँ पर अपने रसधानी के अंदर पचाता है, ठीक। अपने ये रसधानी के अंदर इसको पचाता है। उसके बाद में जब इसका पाचन हो जाता है, इसका अवशोषण सब इसी में होता है, यानी इसको पावर भी मिल गई, ठीक। तो इससे मिल गई जब पावर, तो इस पावर को यूज कर लिया। उसके बाद में यूज होने के बाद में जब इसको उत्सर्जन करना होगा, तो ठीक है, तो उत्सर्जन करने के लिए यह अपने किसी भी अंग से निकाल देगा, यानी ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना कि अमीबा कैसे भोजन करता है, यानी अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में पोषण ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जो ये रसधानी है, तो इस रसधानी के अंदर वो पचाता है, और यहाँ के वो जो शरीर है ना अपने कोशिका से, तो कोशिका के वो किसी भी अंग से उसको निकाल सकता है, यानी उसका उत्सर्जन कर सकता है। बात समझ में आ गई ना कि जो अमीबा है वह अपने किसी भी अंग से, यानी जो किसी भी अंग से उसका उत्सर्जन कर सकता है, क्योंकि अमीबा ये कोशिकीय जीव है, इसलिए अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है। बात समझ में आ गई ना कि अमीबा में कोई निश्चित आकार नहीं होती है, इसलिए वह अपने आकार को हमेशा जब चाहे जिस तरह चाहे वो उस तरह भी बन सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा जिस तरह होगी, उसको जहाँ पर जैसी परिवर्तन करना होगा तो वो उस तरह परिवर्तन कर लियागा, ठीक। तो जैसे कोशिका को मान लीजिए अमीबा है, ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी तरह से हो सकता है, आप कुछ भी तरह से बना देंगे, ठीक है, आप किसी भी तरह बना देंगे, यानी ऐसे भी बना देंगे, ऐसे भी बना देंगे। तो इसके आप नीचे नाम लिख देना अमीबा, बस ये अमीबा हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई आकृति तो होता नहीं है, ठीक। तो ये अमीबा वही होगा। तो अमीबा को आप जैसे भी बना सकते हैं, तो इसलिए आप अमीबा का कोई आकार नहीं होता। बात समझ में आ गई ना। तो अमीबा में कोई आकार नहीं होता और यहीं से वो भोजन पचाता है, ठीक। तो जय हिंद।